Hello student, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। बच्चों कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले आज का थॉट ऑफ द डे, ठीक है ना? क्या है? रेकलेस यूथ मेक्स रूलफुल एज। मीन्स जो रेकलेस का मतलब होता है बच्चों लापरवाह, है ना? जो यूथ होता है, जनरली जो युवा होता है वो लापरवाह होता है ना? उसको कोई चीज कब समझ में आ जाती है? जब टाइम निकल जाता है उसके हाथों से, तब जनरली जो युवा होते हैं, यूथ होते हैं, उनको चीजें तब समझ में आती है कि जो चीज हमें पहले करनी चाहिए थी वो शायद हमने वो टाइम गवा दिया, वो नहीं कर पाए। तो रेकलेस यूथ मेक्स रूलफुल एज। रूलफुल का मतलब बच्चों सॉरो एंड डिपेंडेंस, है ना? मतलब दुखी रहना। तो बाद में अगर कोई कार्य, जब देखिए जब हम छोटे होते हैं, युवा होते हैं, जब हमारे पास पढ़ने का समय है, ठीक है, कुछ बनने का समय, उस वक्त जनरली जो यूथ होता है वो लापरवाह होता है ना? वो अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, अपने कैरियर बनाने में ध्यान नहीं देता, बल्कि अलग अलग चीजों पे ध्यान देता है जो उस टाइम उसके लिए नेसेसरी नहीं है। एक बार आप कुछ बन जाए तो सारी की सारी चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली खुद आती है ना? देखिए दो चीज हो सकती है, या तो आप पहले अच्छे से मेहनत करके कुछ बन जाइए, है ना? और बाद में आप क्या कर सकते हैं? फिर आप एंजॉय कर सकते हैं। वरना आप पहले अगर आप एंजॉय करेंगे तो बाद में आपको क्या करेगा? पछताना पड़ेगा। तो यही इसी से थॉट बना है, रेकलेस यूथ मेक रूलफुल एज, है ना? रूलफुल मतलब सौरो, दुखी होना, बाद में परेशान होना कि हम चीजें नहीं कर पाए, अब हमारे पास कोई बेहतर कैरियर नहीं है ना? देखिए होता क्या है कि आपके पास जो पढ़ने लिखने का समय है वो आपके पास क्योंकि जब आप 12th करते हैं, है ना, तो 18 साल के बाद का जो समय है होता है वो आपके पास टाइम पढ़ने लिखने का, और 25 26 मैक्सिमम 30 साल का समय आपके पास कुछ बनने लिखने का अपना। आप उस टाइम जो भी आप कैरियर सेटअप कर पाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपके पास बहुत एनर्जी होती है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो एनर्जी कम होने लगती है, आप उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो आज के लिए बच्चों यही मेरा कहने का मतलब था कि आप बिल्कुल भी लापरवाह मत बनिए और अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दीजिए। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो टॉपिक है उसे करते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो देखो बच्चों, डिस्कवरी ऑफ जो प्रोटॉन है वो किसने की थी? जैसे कि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वो किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय काफी साइंटिस्ट ने मिलकर की थी, लेकिन जे थॉमसन को जाता था। इसी तरीके से जो प्रोटॉन की खोज है, इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन, ठीक है ना? ई गोल्डस्टीन, इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब के जैसा ही सेटअप लिया, ठीक है ना? उसी के जैसे सेटअप इन्होंने लिया। इस तरीके से आप अपने डायग्राम में देख सकते हैं, स्क्रीन में देख सकते हैं। इन्होंने भी इसी तरीके से सेटअप लिया है। एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली है, गैस की नलिका ली है, डिस्चार्ज ट्यूब, और उसमें इन्होंने दो सिरों पे दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक आपका कैथोड और एक एनोड। एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया बैटरी के, और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया बैटरी के, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। इसमें इन्होंने परफोरेटेड कैथोड ली। कैसी कैथोड ली? परफोरेटेड, ऐसी कैथोड जिसमें छिद्र थे। जैसे हमने पीछे कैथोड एक्सपेरिमेंट में हमने परफोरेटेड एनोड ली थी, ऐसी एनोड ली थी जिसमें कुछ छिद्र होते थे, छेद होते थे, ताकि जो उससे जो रेज है वो निकल पाए और पीछे स्क्रीन को हिट कर पाए। पीछे हमने स्क्रीन कैसे ली थी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली थी, ताकि हमको एक पार्टिकल्स तो दिखते नहीं है, कैसे पता चलेंगे? जब ये रेस पीछे स्क्रीन पे हिट करती थी तो क्या होते थे? वो स्क्रीन ग्लो करती थी। जिस तरीके से पिक्चर ट्यूब होती है हमारे टेलीविजन स्क्रीन में, कैथोड पिक्चर ट्यूब, जब वहाँ पे पार्टिकल्स हिट करते हैं तो फिर चीजें हमें क्या होती है? विजिबल होती है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया? परफोरेटेड कैथोड लिया और उसके पीछे इन्होंने क्या करा? स्क्रीन सेट करी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन करी, ठीक है ना? इन्होंने इसमें टू वैक्यूम पंप लिया और इसमें इन्होंने गैस ली। जो गैस ली वो काफी लो प्रेशर पे ली।
कितनी 10 की पावर -1 mm ऑफ Hg, 10 की पावर 1 mm ऑफ Hg, यानी काफी लो प्रेशर पे इन्होंने क्या की थी, 10 की पावर 1 mm इन्होंने क्या किया था, 10 की पावर 1 mm पे इन्होंने क्या किया था, 1 mm ऑफ में इन्होंने ठीक है ना, क्या किया इन्होंने, इतने 10 की पावर 1 mm यानी इतने कम प्रेशर पे क्या की इन्होंने, गैस ली, काफी कम प्रेशर पे इन्होंने गैस ली और हाई वोल्टेज जनरेटर लिया इन्होंने, है ना, जो वोल्टेज इन्होंने हाई किया। इस तो यहाँ से जो निकलने वाली रेस थी, एनोड से जो निकलने वाली रेस थी, इनको क्या नाम दिया, एनोड रेस नाम दिया। क्या नाम दिया, एनोड रेस। और इस एनोड रेस को हम क्या कहते हैं, कैनाल रेस भी कहते हैं। इस एनोड रेस को हम क्या कहते हैं, कैनाल रेस भी कहते हैं। ठीक है ना, इस एनोड रेस को हम कैनाल रेस भी कहते हैं। इस तरीके से जब ये कैनाल रेस निकली तो पीछे जाके स्क्रीन पे हिट हुई, परफोरेटेड कैथोड जिसमें छिद्र से उससे घुसते हुए ये पीछे स्क्रीन पे हिट हुई, तो रेड कलर का आप इस तरीके से पीछे आप रेड कलर का ग्लो देख सकते हैं पीछे, है ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव एनोड से क्या हो रही है, कुछ गैस कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कुछ रेस निकल रही है, तो पीछे जाके हिट हो रही है। इनको हमने एनोड रेस बोला या फिर कैनाल रेस बोला। अब इन रेस की कुछ क्या थे, इन रेस की कुछ गुण थे, जैसे कि कैथोड रेस के गुण थे, इसी तरीके से इनके भी गुण थे। ठीक है ना, इन कैनाल रेस के क्या थे, गुण थे। प्रॉपर्टीज क्या क्या थी इनकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस या एनोड रेस बोले आप, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी इन कैनाल रेस एनोड रेस की। तो क्या क्या था कि कैनाल किरणें धन आवेशित थी। जो कैनाल की किरणें थी वो कैसी थी, धन आवेशित, यानी दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसी थी वो, पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है ना, वो कैसे कैसे थी, वो पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है ना, इतना सभी को आया होगा कि एनोड से जो कैनाल रेस निकली या कलर रेस निकली, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी। पीछे आप देख पाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही। कैथोड रेस नेगेटिव टर्मिनल से होके पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। तो कैनाल कितने धनावेशित थी, यानी पॉजिटिवली चार्ज थी। इनका सृजन गैसीय आयन से हो रहा था। जो गैसीय आयन थे उनसे हो रहा था। जो गैसेस आयन हमने इसमें लिए थे उनसे, देखिए हमने इसमें क्या की थी, वेरी लो प्रेशर में क्या थी, गैस ली थी। इस तरीके से हमारे पास सपोज ये कैथोड है और ये हमारे पास क्या है, एनोड है। तो इस तरीके से गैस के छोटे छोटे क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे। गैस के क्या क्या थे, गैस के इस तरीके से क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स थे। अब हुआ क्या कि ये आयंस थे। कैसे थे, आयंस थे। तो इनमें बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए आयंस, आपको पता है ना आयंस का निर्माण कब होता है, सभी को पता है आयंस का निर्माण कब होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आयंस आपके क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं, कैटायन एनायन। तो जब भी कोई चीज लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप बोलो सोडियम आयन, तो सोडियम आयन को क्या लिखते हैं आप, सोडियम आयन को इस तरीके से लिखते हैं Na+, है ना। सोडियम आयन को इस तरीके से आप Na+ लिखते हैं। तो हुआ क्या कि जो इसमें गैसेस आयन थे, गैस के जो आयंस थे, उनसे क्या हुआ कि बाहर इनमें क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज होने लगे, है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज होने लगे। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, यानी किस तरफ भागेंगे, एनोड की तरफ भागेंगे। जो ऊपर इनमें इलेक्ट्रॉन थे वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं, वो पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ जाना चाहे। जब वो एनोड की तरफ जाना चाहेंगे तो जो आयंस है उनको किधर धकेलेंगे, पीछे कैथोड की तरफ। यानी जो आयंस तो क्या है, पॉजिटिव है, देख पा रहे होंगे आप, सर्कल में मैंने पॉजिटिव चार्ज बना रखा। तो ये पॉजिटिव किस तरफ धकेले जाएंगे, कैथोड की तरफ, इस तरफ धकेले जाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज। कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, तो ये कैथोड की तरफ धकेले जाएंगे, है ना। तो इनका सृजन कहां से होता है, गैसेस आयन से हो रहा है, गैसेस आयन से इनका सृजन हो रहा है। धन आवेशित कण का द्रव्यमान उपस्थित गैस की प्रकृति पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। जो धन आवेशित कण का जो द्रव्यमान होता है, वो उसमें उपस्थित जो गैस है उसकी प्रकृति पर ये क्या करता है, निर्भर नहीं करता। उसकी प्रकृति पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा। ठीक है ना, सॉरी, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। जिस प्रकार की आप गैस लेंगे उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये आपका हम
अगले वाले पॉइंट से क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। देखिए हुआ क्या कि जब हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, विद्युत आवेश होता है, द्रव्यमान होता है, उसका जब हमने चार्ज निकाला E अपॉन m, तो वो डिफरेंट आ रहा था। हर गैस को लेने पे वो क्या आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था। जैसे कि कैथोड रे के केस में सेम आ रहा था। हर किसी भी तरह की का आप इलेक्ट्रोड ले लें, किसी भी तरह की आप गैस ले लें, वहां पे सेम आ रहा था। लेकिन यहाँ पर इस कैनाल रेस के टाइम ऐसा सेम नहीं था। वो क्या कर रहा था, उस गैस की प्रकृति पर निर्भर कर, जिस प्रकार की आप गैस लेते हैं उस हिसाब से उसका E अपॉन m रेशियो, यानी इलेक्ट्रॉन इज टू, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो उस हिसाब से आ रहा था। तो हुआ क्या कि हमने पहले अलग अलग प्रकार की गैस ली, तो विद्युतीय आवेश और द्रव्यमान के बीच का अनुपात यानी E अपॉन m का रेशियो जब सबसे कम आया तो वह सबसे हल्की गैस लेने पर आया। देखिए सबसे हल्की गैस लेने पे आया, सबसे लाइटेस्ट गैस लेने पे इनका जो रेशियो था, इनके बीच का रेशियो था, वह सबसे कम आया। इनके बीच का रेशियो सबसे कम कब आया, जब हमने लाइटेस्ट गैस ली, सबसे हल्की गैस ली। ठीक है ना। तो सबसे हल्की गैस कौन सी थी, सबसे छोटा और हल्का धन आयन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था, यानी सबसे छोटी गैस हमने क्या ली, जब हाइड्रोजन गैस ली, जब हमने सबसे छोटी यानी सबसे हल्की हाइड्रोजन गैस ली हमने, तो सबसे छोटा और हल्का धन आयन, है ना, धन आयन यानी पॉजिटिव चार्ज किससे प्राप्त हुआ, हमें हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ। तो इसी को हमने क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। इसको हमने क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। देखिए जो एनोड रेस थी, जो एनोड की रेस थी वो प्रोटॉन नहीं थी। ठीक है ना, इस बात को आप ठीक से समझिए। जो एनोड की रेस थी वो प्रोटॉन नहीं थी। एनोड रेस आर नॉट प्रोटॉन। ठीक है ना, एनोड की रेस प्रोटॉन नहीं होती। होता क्या है कि हाइड्रोजन के केस में एनोड रेस आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन। एनोड की हाइड्रोजन के केस में एनोड की जो रेस होती है वो किससे मिलकर बनी हुई, वो आपके प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई। ठीक है ना, प्रोटॉन से मिलकर बनी। तो सभी को समझ में आया होगा कि विद्युत आवेश और द्रव्यमान के बीच का जो अनुपात था, यानी चार्ज इस टू मास का जो रेशियो था, वो सबसे कम कब आया, जब हमने सबसे लाइटेस्ट गैस ली, जब हमने सबसे हल्की गैस ली। तो सबसे छोटा और हल्का धन आयन कहां से प्राप्त हुआ, हमें हाइड्रोजन के गैस से प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन के एटम से प्राप्त हुआ, है ना। हाइड्रोजन गैस लेने में हमें सबसे छोटा ये चीज प्राप्त हुई। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे जो प्राप्त हुआ था इसी को हमने क्या नाम दिया, हाइड्रोजन नाम दिया। ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, जब आप देखेंगे हाइड्रोजन का आगे आप चल के पढ़ेंगे, अभी तक आपने पढ़ा हुआ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो यानी उसके पास क्या है, एक प्रोटॉन है, और एक ही उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन को आप इस तरीके से देखते हैं कि इस तरीके से ये एनोड है, ये आपके पास इस तरीके से एनोड है, ये आपके पास कैथोड है। तो इस तरीके से इसके पास क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है ना, एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से ये बातें कैनाल रेस के प्रॉपर्टी से क्या हुई थी, हमें साबित हुई थी। तो हमें क्या कंक्लूजन निकाला, ये कंक्लूजन निकाला कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का इस यहाँ से जो सबसे छोटा और हल्का धन आयन निकला, हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ, इसे ही हम प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। आगे जाके मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और के बारे में आपको बताऊंगा, क्या चार्ज है, उनका क्या मास होता है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। उससे आगे चलते हैं हम अपना अगला भाग पे, न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है ना, न्यूट्रॉन की खोज। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो आपके चैडविक ने की थी। किसने की थी, चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है ना, चैडविक, आपके जो डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन की, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी, चैडविक। ठीक है, चैडविक ने की थी। तो चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने आपके बेरिलियम की क्या, बेरिलियम एक
मेटेलिक एलिमेंट लिया, इस तरीके से इन्होंने बेरिलियम मेटेलिक एलिमेंट की रॉड ली है और इस पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, अल्फा पार्टिकल को स्मैश किया। आप देख पा रहे होंगे अपने फिगर में अल्फा पार्टिकल रेस इन्होंने ऐसे इसमें स्मैश किया, ठीक है ना। जो रेडिएशन निकली दैट वाज रिलीज्ड इनटू अनदर टारगेट, इन्होंने उस गैस को दूसरे टारगेट पे क्या करवाया, दूसरे टारगेट पे भी उसको हिट करवाया। यानी पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पैराफिन वैक्स लगी है, इस पैराफिन वैक्स पे भी क्या करवाया, हिट कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट ने क्या रिजल्ट दिया, ये शो किया कि अ कोलिजन विद बेरिलियम एटम वुड रिलीव मैसिव न्यूट्रल पार्टिकल। जब कोलिजन हुआ बेरिलियम एटम के साथ, जब इनका जो अल्फा पार्टिकल्स का जब कोलिजन हुआ बेरिलियम एटम के साथ, तो उससे क्या निकली, बहुत सारी न्यूट्रल पार्टिकल्स निकला जिन्हें चैडविक ने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। ये देख पा रहे होंगे आपने, चैडविक ने उनको क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की खोज भी होती है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी इस तरीके से हुई, ठीक है ना। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा कि पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अभी हमने यहाँ पे दो चीज पढ़ ली है, प्रोटॉन की खोज किस प्रकार हुई और न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई, ठीक, इतना सभी को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे और मैं आपको समझाता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनको किस तरीके से आप डिनोट करते हैं, क्या उनका चार्ज होता है, क्या उनका मास होता है, ठीक है ना। एक सारणी की मदद से आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, उससे पहले जो हमने अभी पढ़ा न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन में चलिए ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाते हैं हम, स्मॉल ई से, प्रोटॉन को ऐसे पी से और न्यूट्रॉन को एन से दर्शाते हैं, ठीक है ना, एन से दर्शाते हैं। जो इनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना, इतना चार्ज इस पे होता है। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, न्यूट्रॉन है, दे आर न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है ना, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं ये। तो इन पे चार्ज कितना होता है, 0। इन पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अगर इनका संपेक्ष आवेश देखें, आवेश इनके ऊपर, तो इसके ऊपर हम लेते हैं -1, इसके +1 और इस पे 0। अगर इनका जो द्रव्यमान है ना, इनका जो मास देखें हम केजी में, इनका जो मास होता है केजी में, तो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। जो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड जो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है ना, kg, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है, इनके ऊपर मास होता है, ठीक है ना, इस तरीके से इनके ऊपर मास होता है। तो जो प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज्यादा होता है, जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 और इलेक्ट्रॉन का मास 9 इंटू इतना, यानी ये 1837 टाइम्स ज्यादा होता है, 1837 टाइम्स। किसका मास, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज्यादा। आई होप सभी को इतना समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, उनकी डिस्कवरी के बारे में अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और जब ये चीजें हो गई, तो क्या बात सामने आई, ये चीजें होने पे बोला गया कि चलिए सब चीज तो हमको प्राप्त हो गई है ना, हमने क्या कर दी, सब चीज
प्राप्त कर दी। पूर्व हमने देखा कि हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की, सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की, लेकिन जब अब एटम की बारी आई कि आपने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन खोज हुआ है, प्रोटॉन की खोज हुई, और इलेक्ट्रॉन की खोज भी हो गई, न्यूट्रॉन की खोज भी हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है जो वो एटम में कहाँ पर है, यानी किसकी जरूरत पड़ी हमें, हमें एटम के मॉडल की जरूरत पड़ी। ठीक है ना, एटम की मॉडल की जरूरत पड़ी कि जो एटम होता है उसका मॉडल किस प्रकार से। तो इस घड़ी में सबसे पहले आपके पास कौन आए थे, थॉमसन आए थे, जे थॉमसन। ठीक है ना, जो एटॉमिक मॉडल था वो किसने दिया था, सबसे पहले जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने सबसे पहला अपना एटॉमिक मॉडल दिया था एटम के बारे में। देखियो आगे जाके फेल हुआ, लेकिन जो मेन ब्रेक थ्रू अदर साइंटिस्ट को मिला वो यहीं से मिला कि किस तरीके से एटम का मॉडल हो सकता है। और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी 1996 में भौतिकी में इनको नोबेल प्राइज भी इसके सम्मानित किया गया था। तो थॉमसन ने एटम का क्या परमाणु मॉडल दिया, उन्होंने बोला कि जो एटम है आपका, एटम एक क्या है, एक स्पेयर की तरह। एटम क्या है, एक पॉजिटिव स्पेयर की तरह है। पॉजिटिव स्पेयर की तरह आप इधर डायग्राम में देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में, एक पॉजिटिव, ये आपने पहले भी पढ़ा है 9th क्लास में, कि जो एटम है वो क्या है, पॉजिटिव स्पेयर की तरह है, जिसमें कि पॉजिटिव स्पेयर की तरह यानी पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से फैल रखा है, और उसमें बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट, इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है। जैसे कि आप इन्होंने इसको वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा था। जैसे वाटरमेलन होता है इस तरह से तरबूज होता है, तो जो लाल वाला पार्ट है इसका, लाल वाला पार्ट ये पॉजिटिव चार्ज है, पूरा का पूरा जो लाल वाला पार्ट है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और उसके अंदर आप ये देख पा रहे होंगे छोटे छोटे काले काले बीज, उन्होंने उसको क्या नाम दिया कि इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल बोला कि जैसे आप देखते हैं खीर होती है ना, खीर होती है, तो खीर में जो व्हाइट पार्ट है, दूध वाला पार्ट, वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव स्पेयर, पॉजिटिव चार्ज। और उसमें जो अगर आप ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और बादाम डालेंगे, वो क्या होता है, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, जिसको बहुत ही सराहा गया था, लेकिन आगे जाके ये कुछ शर्तें पूरी नहीं कर पाया तो फेल हुआ, लेकिन फिर भी ये एक ऐतिहासिक मूवमेंट था अदर साइंटिस्ट के लिए, इससे और आगे लेके जाने के लिए। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या क्या बातें बोली कि परमाणु एक समान आवेशित गोला है। क्या है, एक स्पेयर है। क्या है, एक आवेशित गोला, एक स्पेयर है जिस पर धन आवेश समान रूप से वितरित है, कि पूरे में क्या है, पॉजिटिव स्पेयर है, पूरे के पूरे में पॉजिटिव स्पेयर है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। क्या होते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट, इलेक्ट्रॉन्स स्थित है उसके ऊपर। ठीक है ना, जिस कारण परमाणु में स्थायी स्थिर वैद्युतीय अवस्था प्राप्त होती है। मीन्स कि एटम क्या है, एटम इज न्यूट्रल, एटम क्या है, न्यूट्रल है। उस वजह से क्या होता है कि पूरे में क्या है, पूरे में तो क्या है, धनावेशित पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, और बीच में उसमें इलेक्ट्रॉन स्थित है, जिस कारण परमाणु में स्थायी स्थिर वैद्युतीय अवस्था प्राप्त हो जाती है। यानी एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल, यानी एटम इज न्यूट्रल, एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो ये बात है थॉमसन ने अपने मॉडल में दी थी, और यहाँ से थॉमसन का मॉडल को बहुत सराहना मिली, है ना, बहुत सराहना मिली इसको मॉडल को। लेकिन आगे जाके मॉडल फेल होता है कि कुछ बातें अपने कुछ चीजें साबित नहीं कर पाया। तो इसके बाद अगले जो आए थे साइंटिस्ट, वो रदरफोर्ड थे, जिन्होंने अपना मॉडल दिया था, और इसमें जो खामियां थी उसको दूर। तो इस तरीके से आज हमने बच्चों समझा, है ना, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा जो भी आज हमने समझा है। तो इसी तरीके से आप बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, है ना। सबसे जरूरी है अपने आप को खुश रखना। जब आप खुश रहेंगे तो आप सारी चीजें ऑटोमेटिक कर पाएंगे। इसी के लिए धन्यवाद। हैव अ वेरी नाइस डे।